बार फिर कैदी नंबर 804 की मुश्किल बढ़ गई है। चुनाव से ठीक 9 दिन पहले विशेष अदालत ने कैदी नंबर 804 यानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक मामले में 10 साल की सजा सुना दी है। उनके करीबी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा मिली है। मामला 2 साल पुराना है। पहले इमरान खान को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए। अब जेल की सलाखों के पीछे 10 साल तक डालने का इंतजाम कर दिया है। इस फैसले के बाद कैसे पाकिस्तान में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान में हालात बिगड़ने की आशंका मंडराने लगी है। पाकिस्तान में चुनाव से महज 9 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार के विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत के इस फैसले ने इमरान खान और उनके समर्थकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है और उन्हें इसमें चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश नजर आ रही है। इमरान खान पिछले साल अगस्त से ही रावलपिंडी की अदालिया जेल में बंद है और उन्हें वहां कैदी नंबर 804 बनाकर रखा गया है। गोपनीय दस्तावेज लीक होने के मामले में जेल के अंदर ही विशेष अदालत में सुनवाई हुई और 10 साल की सजा सुनाई गई, जिसे इमरान के परिवार ने साजिश करार दिया है। इमरान खान पर 100 से ज्यादा केस हैं, लेकिन किस केस में उन्हें और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाई गई है वो क्या है, पहले ये समझिए। मामला गोपनीय दस्तावेज लीक होने से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे उसी दौरान उन्होंने वॉशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास से भेजी गई जानकारी लीक कर दी। उन्होंने इस दस्तावेज को अपनी सरकार गिराने के लिए विदेशी साजिश के सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया। इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को एक रैली में कुछ कागज लहराए थे और इसी मामले में अब उन्हें सजा सुनाई गई है। इमरान खान के इस बयान के बाद उनकी मुसीबत बढ़ती चली गई। अप्रैल 2022 में उनकी सरकार गिरी और अगस्त 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई। तब से लगातार वो जेल में ही बंद है। अब गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में अदालत की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इमरान खान के वकीलों का तो यहाँ तक आरोप है कि कोर्ट ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि इमरान को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। इमरान की पार्टी का दावा है कि उनके वकीलों को सुनवाई के दौरान कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा सरकार ने जबरन 9 वकील बदले। इतना ही नहीं, इमरान खान के वकीलों को गवाहों से सवाल भी नहीं पूछने दिए गए। इमरान और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान में सियासी संग्राम भी बढ़ गया है। इमरान की पार्टी ने विशेष अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इमरान खान के खिलाफ आया कोर्ट का फैसला कई मायनों में अहम है। पहले तो यही कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो गया है। पाकिस्तान में चर्चा है कि अब पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर भी प्रतिबंध लग सकता है। हालांकि जिस केस में इमरान को 10 साल की सजा हुई है उसका अंदेशा वो पहले ही जता रहे थे। पाकिस्तान में सब कुछ सेना के इशारे पर ही होता है और इमरान खान के खिलाफ आए फैसले को भी रिटायर हो चुके जनरल बाजवा से उनकी पुरानी अदावत का खामियाजा माना जा रहा है। इमरान खान की पार्टी बड़े संकट में है और बीते दिनों पीटीआई की एक रैली में जमकर हंगामा हुआ। कराची में इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान में चुनाव 8 फरवरी को होने हैं, जिसके लिए प्रचार भी चरम पर है और अब वो नेता भी सामने आ चुके हैं जो इमरान खान के खिलाफ एकजुट होकर 2022 से अगस्त 2023 तक मिलकर सरकार चला रहे थे। सियासी जंग जारी है, मगर इमरान खान को सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हो पाएंगे और कहीं इमरान समर्थक 8 फरवरी को वोटिंग के दिन ही पाकिस्तान में अराजकता न फैला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पाकिस्तान में राजनीतिक बदले का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े की शुरुआत होती दिख रही है। कल रात पाकिस्तान से जो खबरें आई उसके बाद इस बात की आशंका गहरी हो गई है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग लग गई है और दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने माच शहर में कई महत्वपूर्ण जगहों को अपने कब्जे में ले लिया है और पाकिस्तान सैनिकों को भी ढेर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के हमलों को छिपाने की कोशिश कर रही है। जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अत्याचारों की प्रयोगशाला बना रखा था, अब वही बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। बलूचिस्तान में बीती रात ऐसा कुछ हुआ जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश कर रहा है। बम धमाकों की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है और कभी भी बलूचिस्तान के टुकड़े होने की खबर आ सकती है।
बलोच विद्रोहियों का ऑपरेशन दाराए बोलन। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के मात शहर में बीती रात जबरदस्त हमला बोला। बीएलए के लड़ाकों ने मार्च के सैन्य ठिकानों और वहां की जेल और थानों को निशाना बनाया। विद्रोहियों ने रॉकेट लॉन्चर और बम से हमला बोला है। बलोच विद्रोहियों ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन दाराए बोलन। इसका मतलब है बोलन घाटी को बचाने की मुहिम। बलूचिस्तान के मात शहर की पुलिस के मुताबिक पहाड़ियों से करीब 15 रॉकेट दागे गए। हालांकि वीडियो और तस्वीरें इससे बड़े हमले की गवाही दे रहे हैं। हथियारबंद अभियान में बीएलए की माजिद ब्रिगेड, स्पेशल स्क्वाड, फतेह स्क्वाड और खुफिया विंग शामिल रहे। दावा है कि बीएलए के लड़ाकों ने मात शहर के अहम सैन्य ठिकानों पर भी कब्जा कर लिया। बीएलए की ओर से दावा किया गया कि उसने 45 पाकिस्तान सैनिकों को ढेर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। वीडियो बीएलए ने जारी की है, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से उसने अर्धसैनिक बल के जवानों को बंधक बना लिया था। हालांकि बाद में उन सभी को चेतावनी देकर छोड़ने का दावा भी किया गया है। मात शहर की जिस जेल पर बीएलए ने हमला किया, उस जेल में 800 बलोच विद्रोही बंद है। मतलब अपने साथियों को छुड़ाने के मकसद से विद्रोही ने हमला किया है। मात शहर में हमला कितना भीषण था, इसका अंदाजा सीसीटीवी फुटेज देखकर लगाया जा सकता है। बम धमाके के बाद उठी रोशनी के बाद लोग भी दहशत में आ गए। मात शहर में रात भर बलोच विद्रोहियों, पुलिस और सेना के बीच फायरिंग चलती रही। बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसने मात शहर में हर तरफ बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, ताकि पाकिस्तानी सेना को घुसने से रोक सके। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से बलोच विद्रोहियों के हमले पर बहुत ज्यादा बयान नहीं आ रहा है, जिससे यह आशंका और भी गहरा गई है कि बलूचिस्तान का मात शहर पर पाकिस्तान का कंट्रोल छूट रहा है। 2 हफ्ते पहले भी बलूचिस्तान सुर्खियों में था। 16 जनवरी को ईरान ने बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला बोला था, जिसके बाद पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा समेटे है। पाकिस्तान में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन इसी इलाके में है, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का सबसे कम विकास किया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सेना बलोच नागरिकों का सैन्य दमन करती आई है। पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान को सिर्फ कमाई का साधन मानती है, लेकिन वहाँ के नागरिकों को सुविधाएं नहीं देती। इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ दशकों से विद्रोह की आवाज बुलंद करते हैं। बीएलए विद्रोहियों के हमले के बाद अब अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान से यह खबर न आ जाए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ अपने बॉर्डर वाले इलाकों में परेशान है, बल्कि देश के अंदर भी अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। बलूचिस्तान में विद्रोही गुट बीएलए ने हमला किया और बीती रात बीएलए ने मात शहर पर कब्जे का दावा किया है। उसी बलूचिस्तान प्रांत के एक हिस्से में पाकिस्तान का ईरान से तनाव चल रहा है। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था और पिछले दिनों ईरान के गुट ने पाकिस्तान के नागरिकों की हत्या भी की थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष है। गिलगित बाल्टिस्तान में तो महंगे आटे को लेकर जनता सड़कों पर है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। पाकिस्तान के टुकड़े की वजह ये गुस्सा बन सकता है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी पाकिस्तान की स्थिति खराब है। तालिबान के साथ संबंध बिगड़ चुके हैं। तालिबान और पाकिस्तान सेना में टकराव भी हुआ है। पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है तो वहां इमरान खान के खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है। उन्हें 10 साल की सजा कोर्ट ने दी है, जिससे समर्थकों में भारी गुस्सा है और कभी भी पाकिस्तान में बड़ी हिंसा हो सकती है, जैसा पिछले साल 9 मई को हुआ था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान से बड़ी खबर आ सकती है।
पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक फैलाने की मुहिम में लगा रहता है, लेकिन भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते मुसीबत में आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भी संकट मोचक बनकर आता है। समुद्री लुटेरों ने 19 पाकिस्तानियों समेत 36 लोगों को बंधक बना लिया था। ऐसे में भारतीय नौसेना के जाबाजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 2 अलग-अलग ऑपरेशन किए और इन सभी को छुड़ा लिया। पाकिस्तान के लोग खुद भारतीय नौसेना को सलाम कर रहे हैं और अपने ही देश को कोस रहे हैं। संकट में नईम और इमरान, तब आया संकट मोचक सुमित्रा। संदेश साफ है, आतंक फैलाओगे मारे जाओगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भारत का ये संदेश है उस पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचता रहता है। दरअसल भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने संकट मोचक बंद समुद्री लुटेरों से 19 पाकिस्तानियों को बचाया है। नौसेना ने एक बयान में कहा है कि मामले पर फौरन रिएक्शन देते हुए सुमित्रा ने 29 जनवरी को FV मछली पकड़ने वाली नौका को रोक लिया और अपने संपर्क वाली नौकाओं की मदद से 19 पाकिस्तानियों को रिहा कराया और नाव को उनके चंगुल से छुड़ाया। बाद में नौसेना कर्मी नाव पर चढ़े और उसकी जांच की। भारतीय नौसेना के मुताबिक 36 घंटे के भीतर भारतीय नौसेना युद्धपोत की तरफ से चलाया गया ये दूसरा समुद्री डकैती विरोधी अभियान था, जिसमें समुद्री लुटेरों को जाबाजी के साथ पकड़ा गया। इससे पहले भारत ने ईरान के इमरान नाम के जहाज से भी ईरानी नागरिकों को छुड़ाया था। यानी कुल 2 ऑपरेशन महज 24 घंटे के भीतर चलाए गए और 36 बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। खुद पाकिस्तान के लोग भारतीय नौसेना के जवानों को सलाम कर रहे हैं और उनका एहसान मान रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान ध्वज वाली मछली पकड़ने वाले जहाज FV अल नईम पर 11 सशस्त्र समुद्री डाकू सवार थे, जिन्होंने चालक दल के 19 पाकिस्तानी सदस्यों को बंधक बनाया था। तब मुसीबत में आए पाकिस्तानियों को भारतीय नौसेना ने अपनी जाबाजी दिखा छुड़ा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार 48 घंटे बाद फिर प्रकट हुए। इस बीच हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर ईडी की छापेमारी हुई और इस कार्रवाई में 36 लाख रुपए नकद और BMW कार बरामद हुई। बीजेपी ने भी लगे हाथ हेमंत सोरेन के लापता होने को लेकर पोस्टर जगह जगह चस्पा करवा दिए। झारखंड की राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है। शाम 7 बजे हेमंत सोरेन अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। लापता हेमंत सोरेन प्रकट हुए। दिल्ली से गायब, रांची में मिले। ईडी तैयार, सोरेन होंगे गिरफ्तार। कल्पना सोरेन की ताजपोशी की तैयारी। करीब 48 घंटे से बेखबर और बीजेपी की नजर में लापता हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर होते होते तक आखिरकार मिल गए। जमीन घोटाले में घिर चुके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर को रांची पहुंचे। ईडी लगातार उन्हें बुलावा भेज रही है, लेकिन बार बार हेमंत सोरेन जांच एजेंसी के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। इस बीच रांची पहुंचकर सीएम सोरेन ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। हेमंत सोरेन ने एक सवाल के जवाब में बड़ा बयान दिया है। क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? 11,000 रुपए का इनाम रखा गया था आपके ऊपर। मतलब क्या है? जाहिर है झारखंड की सियासत में अब उबाल आता जा रहा है। बीजेपी ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग की है, तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहा है। हम सारे लोग एकजुट हैं और सीएम साहब भी आ रहे हैं। बापू की पुण्यतिथि है। बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज भी बापू के कातिल जिंदा होकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस है मीटिंग में? पूरा कॉन्फिडेंट है जी। देखिए ना, अभी चेहरा पढ़िए, आप लोग तो पत्रकार हैं। ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है
अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका। इससे पहले हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से ईडी ने 36 लाख रुपए कैश और BMW कार भी जब्त की है। ईडी यहां 17 घंटे से छापेमारी कर रही थी। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 10 समन भेजे जा चुके हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में अब तक एक बार ही पूछताछ हो सकी है। सत्ता पक्ष इसे लेकर बीजेपी पर तानाशाही होने का आरोप लगा रही है। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हों, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इस पे ना आम आदमी पार्टी बोलती, ना कांग्रेस बोलती, ना कांग्रेस के बाकी सहयोगी बोलते हैं। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन पर संकट के बादल मंडराते देख अब वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। हालात की गंभीरता को देख प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास, राजभवन समेत ईडी दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर हेमंत सोरेन पर कटाक्ष भी किया है। उन्होंने लिखा कि बेटा चाहे लाख अलग हो, लेकिन उसके कुछ गुण बाप से जरूर मिलते हैं। शिबू सोरेन जी केंद्रीय मंत्री रहते 21 दिन गायब हो गए थे। आज उनका बेटा झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन से गायब है। डरपोक और कायर लोगों को जनता जान गई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी इसी तरह से 2004 में करीब 10 दिन के लिए लापता हो गए थे। तब एक मामले में उनके खिलाफ हत्या का एक आरोप था। शिबू सोरेन मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे। अब शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी की जांच के दौरान 48 घंटे तक गायब रहे। इस बीच उनके दिल्ली स्थित घर से एक BMW कार और 36 लाख रुपए भी बरामद किए गए। आज बीजेपी ने हेमंत सोरेन के पोस्टर जारी कर दिए थे जिस पर लिखा था लापता सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस जमीन घोटाले के कारण ईडी के चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो जमीन घोटाला आखिर क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। झारखंड के बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ ये मामला फर्जी नाम पता के आधार पर अवैध कब्जा किया गया। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। तो खरीद बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप साथ जुड़े हैं। जिस केस में हेमंत सोरेन फंसे हैं, जमीन घोटाला का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। तो हेमंत सोरेन के लिए आगे बहुत मुश्किलें हैं। वो एक नहीं बल्कि 3 तरफ से घिरे हैं। उनके खिलाफ 3 केस हैं। केस नंबर 1 सेना की जमीन पर अवैध कब्जे का है। इसकी ईडी जांच कर रही है और इस मामले में गिरफ्तारी भी संभव है। दूसरा केस अवैध खनन का लीज से जुड़ा हुआ ये दूसरा मामला है। इस घोटाले की कीमत 1000 करोड़ है। इसमें ईडी और सीबीआई दोनों की जांच चल रही है और इसमें हेमंत सोरेन से पूछताछ हो चुकी है। वहीं केस नंबर 3 इसी अवैध खनन से जुड़ा है। ये लाभ के पद का मामला है। इस पर चुनाव आयोग ने विधानसभा सदस्यता के तौर पर अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी, जिस पर राज्यपाल को आखिरी फैसला लेना है। तो 3 तरफ से घिरे हुए हैं हेमंत सोरेन। एक नहीं 3 मामले हेमंत सोरेन के सामने हैं और इन तमाम मामलों को लेकर ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है। एक मामले में पूछताछ हो चुकी है और कई मामलों में अभी भी पूछताछ होनी बाकी है, कार्रवाई होनी बाकी है। और इसी के साथ देशहित में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बात पते की, कैसे बिहार से लेकर झारखंड तक ईडी एक्शन में है और सोरेन और लालू परिवार मुश्किल में। Z News.